हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिस्टर जी एस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। गुप्त काल हमारे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। उस स्वर्ण काल के बाद इन गुप्तों का जो प्रशासन रहा और जो आर्थिक समृद्धि का जो कारण रहा, उस समय की आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति रही, उसके बारे में गुप्त प्रशासन और गुप्तों की संस्कृति के बारे में आज बातचीत करेंगे। गुप्तों के प्रशासन के बारे में, उनकी सभ्यता संस्कृति के बारे में चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में आपको गुप्तों के बारे में बताया था, गुप्तों का एक राजनीतिक इतिहास दिया था, पॉलिटिकल हिस्ट्री, और इसमें बताया था कि गुप्त वंश में एक से एक बड़े प्रतापी राजा हुआ करते थे। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, और इन लोगों ने मिलकर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। अब इनके साम्राज्य की क्या मुख्य विशेषताएं थीं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। इनके पहली बात करेंगे गुप्तों के प्रशासन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन। तो गुप्तों का जो प्रशासनिक व्यवस्था था, उस प्रशासनिक व्यवस्था का जो केंद्र हुआ करता था वो राजा हुआ करता था, यानी जो किंग था वो गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र हुआ करता था। इसी की सहायता के लिए अनेक विभाग होते थे, और वही जो विभाग होते थे वो एक तरीके से उसका मंत्री परिषद होता था, उसके बड़े बड़े अधिकारी होते थे, और वही राजा को उसके कार्यों के लिए सलाह देते थे। ठीक, तो इसके गुप्तों के जो केंद्रीय प्रशासन था, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, उस केंद्रीय प्रशासन में जो इनके बड़े बड़े अफसर थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, तो बड़े बड़े अधिकारियों को इनको कुमारामात्य कहा जाता था। कुमारामात्य, तो जो कुमारामात्य होते थे ये इनके बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े अधिकारी होते थे, और इन्हीं के माध्यम से जो राजा होता था, राजा इन्हीं के सहयोग से अपना शासन, जो केंद्रीय प्रशासन था, उसको चलाता था। तो इनमें कुछ जो बड़े बड़े प्रमुख अधिकारी होते थे, जैसे एक महाबलाधिकृत होता था। तो जो महाबलाधिकृत होता था वो सेना का एक सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से रहता था। वो सेना की देखरेख और उसकी सारी व्यवस्था वो महाबलाधिकृत करता था, जो एक सेना की सारी देखरेख करता था। फिर एक और अधिकारी हुआ करता था महादंडनायक। जो महादंडनायक था ये एक न्यायाधीश की भूमिका में था। जो उनका मुख्य न्यायाधीश होता था उसको महादंडनायक कहते थे, जो न्याय व्यवस्था का प्रधान हुआ करता था। फिर एक और अफसर था दंडपाशिक। तो जो दंडपाशिक था, ये जो पुलिस डिपार्टमेंट था, इनका जो कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, तो उसी पुलिस डिपार्टमेंट का हेड होता था, जिसको दंडपाशिक कहा जाता था। फिर एक अधिकारी होता था जिसको संधि विग्राहक कहा जाता था, या महासंधि विग्राहक भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको। तो जो संधि विग्राहक होता था वो युद्ध मंत्री होता था। युद्ध वगैरह जब होते थे तो युद्ध के बाद जो युद्ध का संचालन, और उसके बाद जो संधि वगैरह होती थी युद्ध के बाद, तो युद्ध और उसके बाद की जो संधियाँ होती थी वो सब संधि विग्राहक किया करता था। एक और बड़ा इनका केंद्रीय अधिकारी होता था विनय स्थिति स्थापक। जो विनय स्थिति स्थापक होता था वो एक तरीके से उनका शिक्षा मंत्री, जो एजुकेशन मिनिस्टर होता था, वो एजुकेशन मिनिस्टर की भूमिका में विनय स्थिति स्थापक होता था। फिर धुआंधरीकरण है। तो जो धुआंधरीकरण होता है, ये जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था, जो भू राजस्व की वसूली होती थी, तो उस भू राजस्व की वसूली जो विभाग करती थी, जो हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता था, तो उसी भू राजस्व की वसूली के विभाग का जो प्रमुख होता था उसको ध्रुवाधिकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये लैंड रेवेन्यू का जो कलेक्शन करता था। तो इसके अलावा और भी कई सारे बड़े बड़े इनके अफसर थे, जैसे महाछपटलीकृत होता था, जो भूमि आलेखों को सुरक्षित रखता था। ठीक, तो अलग अलग इनके जो केंद्रीय प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी होते थे। इसके अलावा इन गुप्तों का जो प्रशासन था, केंद्रीय के साथ साथ प्रांतीय, जिला स्तर, और जैसे आज ब्लॉक लेवल होता है, ग्राम स्तर होता है, इसमें भी इनका जो प्रशासन था उसको विभाजित किया गया था। कि जैसे जो प्रशासन का बंटवारा होता है, सामान्य बंटवारा, जैसे भारत एक देश है तो भारत का बंटवारा 28 राज्यों में किया गया है, राज्यों का बंटवारा जिलों में किया गया है, जिलों का बंटवारा ब्लॉक्स में किया गया है, ब्लॉक्स का बंटवारा फिर गाँव में किया गया है। तो ये प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती हैं, जिनका बंटवारा किया जाता है प्रशासनिक सुविधा के लिए, नियंत्रण स्थापित करने के लिए। तो उसी तरीके से गुप्तों ने भी अपने प्रशासन में इन प्रशासनिक जो स्तरीकरण था उसको विभाजित किया था। इनका जो सबसे बड़ा प्रशासनिक जो उनका टुकड़ा होता था उसको देश कहा जाता था। तो देश जो होता था, उनके जो सीमावर्ती इलाकों के राज्य होते थे, यानी जो बॉर्डर एरियाज़ के जो स्टेट्स होते थे, बड़े बड़े राज्य, उनको देश कहा जाता था। और इसी देश का जो प्रमुख होता था उसको गोप्ता कहते थे। तो गोप्ता कौन होता था? इनके सीमावर्ती जो सबसे बड़े राज्य होते थे उनका प्रमुख गोप्ता कहा जाता था। फिर जैसे आज भारत में राज्यों का बंटवारा किया गया, वैसे जो इनके राज्य होते थे, जैसे वर्तमान में अगर लिखा जाए कि हमारे जो स्टेट हैं, राज्य हैं, तो स्टेट के रूप में आप किसको देख सकते हैं? भुक्ति। तो ये जो भुक्ति, जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश एक क्या है? भुक्ति है उस समय की। ठीक, और इस भुक्ति का जो हेड होता था वो ऊपरी महाराज कहा जाता था। जैसे मान लीजिए यूपी का जो मुख्यमंत्री है, तो वो स्थिति होती थी, वही ऊपरी महाराज सारी भुक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करता था, सारी व्यवस्था देखता था। फिर जैसे आज हमारा जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, वैसे इनका जो भुक्ति का विभाजन किया गया था वो विषयों में किया गया था। विषय यानी उस समय का जो जिला होता था उसको विषय कहते थे, और विषय का जो हेड होता था उसको विषयपति, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है तो वैसे विषयपति होता था। ठीक,
फिर आज जैसे ब्लॉक लेवल पर बंटवारा होता है, कई सारे गांवों का समूह होता है, तो जो ब्लॉक लेवल का बंटवारा होता है यानी विषय को कई सारे ब्लॉक्स में, यानी डिस्ट्रिक्ट को कई सारे ब्लॉक्स में बांटते हैं, तहसील में बांटते हैं, तो उसी तरीके से विषय का बंटवारा पेठ में किया गया था। कई सारे पेठ होते थे, पेठ कई सारे गाँवों का समूह होता था। फिर जो सबसे नीचे की इकाई होती थी जो हमारा विलेज है यानी जो गाँव है, तो जो गांव होता था, गांव का जो हेड होता था उसको ग्रामपति या महत्तर कहा जाता था। यानी गांव का समूह पेट, पेट का समूह विषय, विषय का समूह भुक्ति, और जो किनारे वाले जो बड़े बड़े राज्य होते थे उनको ये लोग देश कहते थे। तो ये इनका जो प्रशासनिक विभाजन था ये गुप्तों ने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से किया था, जिसमें सबसे बड़ी जो इनकी भूमिका होती थी वो भुक्ति की होती थी। भुक्ति का विभाजन, और जो उपरिक महाराज होते थे इनकी शक्तियाँ सर्वाधिक होती थीं, और यही राजा के बीच एक समझ लीजिए कि जनता से संपर्क का माध्यम बनते थे। इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार में ले सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये तो इनका केंद्रीय प्रशासन था, और इस प्रशासन में जो केंद्रीय प्रशासन था तो जरूर, लेकिन इसमें जो उपरिक महाराजों की भूमिका थी, जो उपरिकों यानी राज्य के जो मुख्यमंत्री टाइप की भूमिका थी, इनकी भूमिका थोड़ी सी अधिक था। यानी अब एक तरीके से केंद्र का जो राज्यों पर नियंत्रण था वो थोड़ा सा कम हो रहा था। गुप्तों का साम्राज्य हालांकि केंद्रीकरण के सिद्धांत पर ही चल रहा था, लेकिन फिर भी जो राज्यों को, जो गुप्त महाराजाओं को जो शक्तियां मिली हुई थी, वो एक तरीके से राजा और प्रजा के बीच में एक बीच का एक स्तर दिखाई देता है, सामंतों के रूप में, जो उपरिक महाराजों के रूप में दिखाई देता है। यही व्यवस्था आगे चल के राजपूत काल में हमें दिखाई देती है, सामंतवादी प्रवृत्ति का जो चरम दिखाई देता है। ठीक, चलिए, ये तो गुप्तों का प्रशासन था। इसके अलावा इनकी जो रेवेन्यू सिस्टम था, इनका जो राजस्व व्यवस्था थी, तो ध्यान रखें गुप्तों की जो राजस्व व्यवस्था थी, तो इनकी आय का जो मुख्य स्रोत होता, जो मेन स्रोत होता था, तो इनकी इनकम का मेन स्रोत होता था लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व। और गुप्तों ही नहीं, भारत के जितने भी साम्राज्य आज तक बने, प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश जमाने तक, हर एक समय में जो राजाओं की इनकम होती थी, वो इनकम का मेन सोर्स जो होता था, जो मुख्य स्रोत होता था, वो भू राजस्व ही होता था, लैंड रेवेन्यू ही माना जाता था। ठीक, अब इनमें जो भू राजस्व होता था, उस भू राजस्व को ये लोग भाग कहते थे। यानी भाग क्या होता था उस समय का, लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व। ये होता था कि जो किसानों की उपज होती थी उसका लगभग 1/6, 1/6, यानी किसान की उपज में, मान लीजिए किसान की जमीन में 100 किलो अनाज हुआ, तो 100 किलो अनाज का 1/6 यानी लगभग 17-18 किलो वो राजा का हिस्सा मान लिया जाता था। तो भाग इनकी आय का सबसे प्रमुख साधन होता था। इसके अलावा भी कई सारे छोटे मोटे टैक्स हुआ करते थे। जैसे एक टैक्स होता था भोग। भोग जो होता था, ये जो क्षेत्र के जो निवासी होते थे वो राजा को फल या सब्जियों के रूप में टैक्स के रूप में भोग देते थे। भोग यानी फल या सब्जियों के रूप में जो राजा को कर दिया जाता था उसको भोग कहा जाता था। इसके अलावा एक और टैक्स होता था उद्रंग। तो जो उद्रंग होता था, उद्रंग जो होता था, जो स्थायी किसान होते थे उस समय के, जो परमानेंट फार्मर्स होते थे, तो उन्हीं स्थायी किसानों से लिया जाता था उद्रंग। ठीक, इसके अलावा एक और टैक्स होता था जिसको कहा जाता था विष्टि। तो जो विष्टि होता था, विष्टि बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द इस समय के ज़माने में। तो विष्टि मतलब जैसे होता है कि किसी से काम कराना और उसके बदले में उसको वेतन न देना, जिसको कहा जाता है बेगार। बेगार बटवाना कहते हैं ना, कि खाली आपसे काम कराया जा रहा है, उसके बदले में पैसा नहीं दिया जा रहा। यानी आप कह सकते हैं फ्री में आपको लेबर मिलना। निःशुल्क जो होते थे, निःशुल्क कर्मचारी काम करने वाले, यानी उनसे काम कराया जाता था, उनके बदले में पैसा। तो राजा या जो राज्य के लोग होते थे, जरूरत पड़ने पर विष्टि यानी लोगों से राज्य के रूप में, राज्य के सेवक के रूप में कार्य लिया करते थे, और उसके बदले में उनको कोई सैलरी नहीं देते थे। तो इसी को विष्टि कहा जाता है। तो विष्टि भी इस समय की एक तरीके से राजस्व व्यवस्था में एक प्रमुख स्थान दिखाई देता है। ठीक, इसके अलावा इनका जो व्यावसायिक गतिविधियां होती थी, तो उस पर भी ये राजा लोग टैक्स लगाते थे और उससे इनकी आमदनी होती थी। ठीक, इस समय के जो अर्थव्यवस्था थी गुप्तों की, उसमें एक प्रमुख भूमिका दिखाई देती है। इनके समय में कई सारी व्यापारिक श्रेणियां हुआ करती थी। श्रेणी, अब ये जो व्यापारिक श्रेणी है, हालांकि व्यापारिक श्रेणियों का जो शुरुआती दौर था वो मौर्योत्तर काल में शुरू हो चुका था, लेकिन गुप्त काल में व्यापारिक श्रेणियों का बिल्कुल प्रमुख रूप से वर्णन मिलता है। कई सारे क्षेत्रों की व्यापारिक श्रेणियों ने अपने अपने ताम्रपत्र जारी किए हैं, जो दान देते थे दान पत्र जारी किए हैं, तो उनसे इन श्रेणियों का जो परिचय मिलता है। तो ये श्रेणियाँ होती थी। श्रेणी का मतलब गिल्ड, जैसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। तो ये जो इनके ट्रेड गिल्ड्स होते थे,
जैसे आज होता है ना व्यापारियों का जो समूह होता है, जैसे फिक्की वगैरह है, तो उसी तरीके से श्रेणी होती थी। श्रेणी क्या होती थी, जो व्यापारी होते थे बड़े बड़े ट्रेडर्स, उनका एक समूह होता था, ग्रुप्स होता था। तो इन समूहों के अपने नियम होते थे, कानून होते थे, उसमें जो मेंबरशिप वाले यानी जो व्यापारी होते थे उनके सदस्यों का सदस्यता शुल्क लगता था, बाकायदा उनको सुरक्षा दी जाती थी, उनके जो व्यापार के लिए जो हित होते थे उसके हित में ये श्रेणियाँ काम करती थी। इवन ये श्रेणियाँ एक प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह की तरह भी काम करती थी और ये राजाओं से सीधे संपर्क स्थापित करते थे और अपने लिए कुछ रियायतें उनकी मांग करते थे। जैसे आज व्यापारियों का समूह होता है जो सरकारों पर दबाव बनाता है, वैसे उस समय भी श्रेणियाँ हुआ करती थी। गंधिक श्रेणी थी, तैली श्रेणी थी, कपड़ा बनाने वाले व्यापारियों की अलग श्रेणी हुआ करती थी। और इन्हीं जो श्रेणियाँ होती थी वो स्थायी भी होती थी, और जो मूवमेंट होते थे एक स्थान से दूसरे स्थान अंतरदेशीय या अंतर्राज्यीय व्यापार होते थे, उनकी भी श्रेणियाँ होती थी। उन्हीं श्रेणियों के प्रमुख सार्थवाह कहे जाते थे। ठीक, तो ये जो व्यापारिक श्रेणियाँ थीं, इन्होंने व्यापार व्यवसाय में उस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। ठीक, चलिए, इसके अलावा इस काल में जो इनकी करेंसी हुआ करती थी, जो इनके कॉइन्स होते थे, तो इनके जो सिक्के जो गुप्त अभिलेखों में मिलते हैं, तो गुप्त अभिलेखों में जो गुप्तों के सिक्के मिले हैं प्रमुख रूप से, तो उसमें एक सिक्का मिलता है, उसका नाम मिलता है दिनार। तो दिनार नाम का जो सिक्का है, ये किसका सिक्का माना जाता है? गुप्तों का सिक्का माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, दिनार इनके अभिलेखों, गुप्तों के अभिलेखों से दिनार नाम के सिक्के का उल्लेख मिलता है। गुप्तों के काल में चांदी के सिक्के भी मिलते हैं और सोने के सिक्के भी बहुत भारी मात्रा में मिलते हैं। सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा मिले हैं गुप्तों काल में, लेकिन सोने के सिक्कों की प्योरिटी यानी जो शुद्धता है वो वैसी नहीं है जैसा कि कुषाणों के काल में हम लोग देखते हैं, जो 1st सेंचुरी BC में पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था। तो उस समय के जो गोल्ड होते थे वो बिल्कुल प्योर गोल्ड होते थे। इस समय जो गोल्ड कॉइन्स होते थे, जो सोने के सिक्के होते थे, ये जारी तो बहुत भारी मात्रा में किए, लेकिन उनकी जो प्योरिटी का लेवल था, उनकी जो शुद्धता का स्तर था, वो नहीं था जो मौर्योत्तर काल में हम लोग देखते हैं, पोस्ट मौर्यन एज में देखते हैं, जो इंडो ग्रीक्स या कुषाणों ने जो सिक्के जारी किए, वैसे प्योर सिक्के नहीं थे। लेकिन सिक्कों में जो कलात्मकता थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और सिक्कों में राजाओं की उपाधियाँ, राजाओं के शौक, जैसे आपको बताया था कि समुद्रगुप्त ने वीणा बजाते हुए सिक्के उसके मिले हैं समुद्रगुप्त के, या व्याघ्रहंता प्रकार के सिक्के मिलते हैं, या अश्वमेधिया के प्रकार के सिक्के मिलते हैं। तो सिक्कों पर कलाकृतियाँ और राजाओं की आकृतियाँ, ये सारी चीज़ें बहुत कलात्मक ढंग से उकेरी गई थी। ठीक, चलिए, तो ये तो इनकी राजस्व व्यवस्था की कुछ खास बातें थी। इसके अलावा ये जो गुप्त काल था, ये गुप्त काल हमारे भारतीय इतिहास का, हमारे इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। तो अब गुप्त काल हमारे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था, गोल्डन पीरियड था। तो गोल्डन पीरियड क्यों था उसकी चर्चा करते हैं। तो किसी भी काल को अगर कहा जाए कि स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल यानी गोल्डन पीरियड, तो गोल्डन पीरियड का मतलब, तो गोल्डन पीरियड होता क्या है? अगर कहा जाए कि फला काल स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल का मतलब क्या होता है? तो स्वर्ण का मतलब, जैसे जनरली लोग आइडिया लगाते हैं कि स्वर्ण का मतलब क्या है कि सोना ज़्यादा हो, नहीं, ऐसा नहीं है। स्वर्ण काल गोल्डन पीरियड का मतलब होता है एक ओवरऑल ग्रोथ, एक समृद्धि का एक दौर, चहुमुखी विकास। स्वर्णिम युग का मतलब यही होता है कि इस काल में माना गया कि हमारे भारतीय इतिहास में जो चतुर्मुखी, जो हर एक क्षेत्र का जो विकास था वो बहुत व्यापक तरीके से हुआ। अब क्या व्यापक तरीके से विकास हुआ, इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। कि जैसे गुप्तों का जो काल था वो एक बड़ा साम्राज्यवादी काल था। इस समय बड़े बड़े इनके प्रतापी राजा हुआ करते थे, जैसे चंद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य था, समुद्रगुप्त था, स्कंदगुप्त था, कुमारगुप्त था। तो इन गुप्त शासकों ने बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना की, बड़े बड़े एम्पायर बनाए। तो इन्होंने जो बड़े बड़े साम्राज्य की स्थापना की, जो गुप्त साम्राज्य एक बड़ा बना, तो जब एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई और इसमें शासन व्यवस्था को बहुत स्थायी ढंग से उन्होंने कठोरतापूर्वक लागू किया था, तो इनकी जो शासन व्यवस्था बहुत अच्छी मानी जाती है। तो उसकी वजह से इन्होंने जो शासन व्यवस्था अपने स्थापित की, तो इससे एक बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ और कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को इन्होंने मेंटेन किया। तो जब कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर को इन्होंने मेंटेन किया, तो उसकी वजह से लंबे समय तक एक बड़े साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित रही। तो जब लंबे समय तक एक बड़े साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित रहती है, तो उससे जो व्यापारिक गतिविधियां होती हैं, ट्रेड ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको बढ़ावा मिलता है।
भाई जब शांति रहेगी तभी व्यापारी व्यापार कर पाएगा। हल्ला दंगा युद्ध लड़ाई की स्थिति में व्यापारी व्यापार नहीं कर पाएगा। तो उस समय लंबे समय तक एक बड़े साम्राज्य में शांति बनी हुई थी, तो जिससे व्यापारिक गतिविधियां जो इनकी थी, जो ट्रेड जो एक्टिविटीज़ थी वो बढ़ी। एक जगह से दूसरी जगह व्यापारी बहुत आराम से जाते थे, व्यापार करते थे। तो जब व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ी तो लोगों के लेन देन बढ़े। जब लोगों के लेन देन बढ़े तब लोगों की इनकम बढ़ी, आमदनी बढ़ी। भाई जब आप लेन देन करेंगे तो ट्रांजेक्शन बढ़ेगा, ट्रांजेक्शन बढ़ा गया तो आपकी इनकम बढ़ेगी। तो जब इनकी इनकम बढ़ी तब इनके खर्चे बढ़े। भाई जब आपकी इनकम ज़्यादा आती है, जब आपके पास एक्स्ट्रा इनकम आती है, तभी तो आप पिक्चर देखने जाते हैं, तभी तो आप किताबें खरीदते हैं, तभी तो आप इमारतें बनवाते हैं, नए नए कपड़े सिलवाते हैं, नए नए शौकों को पूरा करते हैं। तो उस समय भी जब लोगों की इनकम बढ़ी, जब लोगों की आय बढ़ी, तो लोगों ने नए नए क्षेत्रों की तरफ, नए नए सेक्टर्स की तरफ खर्च करना शुरू कर दिया। तो एक आर्थिक समृद्धि दिखाई पड़ती है। और इस समय चाहे कला हो, चाहे साहित्य हो, चाहे संस्कृति हो, हर एक क्षेत्र में बहुत व्यापक रूप से विकास हम लोग देखते हैं। कि जिसमें पहली बात तो हम लोग देखेंगे कि इस समय जो सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ वो कला के क्षेत्र में विकास हुआ, आर्ट के रूप में। तो जो कला के क्षेत्र में इनका विकास हुआ, तो कला के क्षेत्र में जो प्रमुख एक विकास हम लोग देखते हैं स्थापत्य, स्थापत्य यानी आर्किटेक्चर। तो जो स्थापत्य के रूप में हम लोग इसका विकास देखते हैं गुप्त काल में, तो इसमें स्थापत्य का मतलब है कि जो इस समय जो मूर्तियाँ और जो मंदिर बने उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्थापत्य के विकास में जो सबसे बड़ी बात गुप्तों के समय में हम लोग देखते हैं, ये गुप्त काल हमारे भारतीय इतिहास का वो काल था कि जब पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार हमारे भारत में बनते हैं मंदिर, टेम्पल्स। मंदिरों का अवशेष ध्यान रखेंगे गुप्तों से पहले नहीं मिलता है। यानी पहली बार जो भारत में मंदिर बने वो किस युग में बने थे? गुप्त काल में ही सबसे पहले मंदिर बनना शुरू हुआ। तो मंदिर निर्माण का काल के जो प्रारंभ था वो गुप्त काल से मिलता है। तो मंदिरों का जो निर्माण हुआ, जो देवताओं का आलय था, जहाँ पर देवताओं का स्थान होता था, तो शुरुआती मंदिर जो थे वो बहुत सिंपल और साधारण बनते थे। ईंटों के वो लोग बनाते थे, छतें सपाट होती थी। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने छतों को थोड़ा सा, क्योंकि देवालय होता था तो उसको मुख्यतः दूर से दिखाई दे, तो उसके लिए उन छतों में उन्होंने शिखर बनाना शुरू कर दिए। फिर मंदिरों का शिखर बनना शुरू हुआ और फिर शिखर बनते 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 फिर मंदिर कला का, जो मंदिर निर्माण की कला था, उसका विकास होता है। तो इस समय गुप्त काल में कई सारे मंदिर जो प्रमुख रूप से देखे जाते हैं, उस पर एक दो चार मंदिरों के नाम आपको बताते हैं। जो गुप्तकालीन एक प्रमुख मंदिर है वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो दशावतार मंदिर जो है ये देवगढ़ में है। तो ये जो दशावतार मंदिर है, 10 अवतार, जो विष्णु के 10 अवतार थे उनके मंदिर है। तो ये जो दशावतार मंदिर है ये भारत का पहला मंदिर है जिसमें मिलते हैं क्या? शिखर, पीक्स। तो जो मंदिरों में आप देखते हैं शिखर की जो कला थी, तो शिखर वाला पहला मंदिर जो भारत में बना वो कौन सा था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर बना था। ठीक, इस समय शुरुआती जो मंदिर थे वो ईंटों के बने। तो उसमें एक सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, तो जो लक्ष्मण मंदिर है, लक्ष्मण, ये सिरपुर में है। तो जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है ये ईंटों से निर्मित है। जो ब्रिक्स होते हैं तो पहले ईंटों के ही निर्मित मंदिर बना करते थे। तो जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है वो कैसे बना है? ईंटों का बना हुआ मंदिर है। इसके अलावा भीतरगांव का भी जो मंदिर है वो भी ईंटों का ही बना है, भीतरगांव। तो भीतरगांव का टेम्पल भी कैसा बना है? ईंट निर्मित है, ईंटों का बना हुआ है। तो प्रारंभिक मंदिर जो थे इनके ईंटों के बनते थे, छतें छपात होती थी, लेकिन फिर बाद में पत्थरों के मंदिरों का निर्माण होना शुरू हुआ। इसके अलावा भूमरा का एक बहुत कलात्मक इनका मंदिर बनता है। तो भूमरा से जो मंदिर मिला है वो शिव मंदिर है, शिव टेम्पल। तो भूमरा का शिव मंदिर है। इसके अलावा तिगवा है, तिगवा एक स्थान है। तो उस तिगवा से इनका विष्णु मंदिर मिला, विष्णु टेम्पल ऑफ तिगवा। इसके अलावा उदयगिरी है, उदयगिरी से केव, गुफा में एक मंदिर मिलता है जो विष्णु देवता का मंदिर है। ठीक, फिर नचना कुठार है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर मिलता है। ठीक, तो खो है, खो से इनका जो है कि शिव मंदिर मिलता है। तो अलग अलग कई सारे देवी देवताओं के मंदिर मिलते हैं। तो जिसमें प्रमुख यही थे, जिसमें आपको बताया कि दशावतार मंदिर पहला मंदिर जिसमें शिखर बने, पीक्स बने। और जो लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर का और भीतरगांव का जो मंदिर है, ये दोनों मंदिर कैसे बने हैं? वो ईंटों से बने हैं। फिर बाद में यही धीरे धीरे करके मंदिरों के निर्माण की कला का विकास होता है। और बाद में गुप्तों के बाद यानी जो राजपूत काल था, तो उस राजपूत काल में मंदिर निर्माण की 3 कला का विकास हुआ।
जो सबसे पहली कला का यानी जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन आया, मंदिर निर्माण की कला है, तो वो 3 प्रकार की मंदिर निर्माण की कलाओं का विकास हुआ, जिसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं नागर शैली, नागर स्टाइल। तो जो नागर शैली के मंदिर हैं ये हमारे उत्तर भारत में यानी नॉर्थ इंडिया में बनते हैं, ठीक। फिर दूसरा है बेसर शैली। तो जो बेसर स्टाइल है, तो बेसर शैली के जो मंदिर हैं वो कहाँ पर बनते हैं? मध्य भारत में, सेंट्रल इंडिया में। मध्य भारत के मंदिर कहाँ पर है? मध्य भारत के मंदिर निर्माण की शैली जो थी वो क्या थी? बेसर शैली। और तीसरी जो शैली का विकास हुआ वो थी द्रविड़ शैली। तो जो द्रविड़ शैली थी यानी द्रविडियन स्टाइल, ये बनी कहाँ पर? दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया में बनी। तो ध्यान रखेंगे, उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में, मध्य भारत के मंदिर मध्य शैली और दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली। तो उत्तर से दक्षिण तक इन मंदिरों का जो विस्तार है उसमें कला का परिवर्तन हो गया है। तो जो बेसर शैली है वो समझ लीजिए कि इस नागर और द्रविड़ शैली का बीच का है, दोनों का मिक्सअप। तो वो दोनों का मिक्सअप कौन सा शैली डेवलप हुआ? बेसर शैली। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो मंदिर है वो किस शैली में बना, तो अगर आपको क्षेत्र पता हो कि वो मंदिर कहाँ है तो आप बता सकते हैं। जैसे बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर है, तो बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर किस शैली में है? नागर शैली में बना हुआ है। भाई बनारस उत्तर भारत में पड़ता है। वही पूछ जाए कि दक्षिण का जो है कि मीनाक्षी मंदिर किस शैली में बना हुआ, तो मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग मंदिर निर्माण की शैलियों का विकास हालांकि गुप्तों के काल के बाद में हुआ, लेकिन मंदिरों की जो शुरुआत थी वो गुप्त काल में ही मानी जाती है, ठीक। तो मंदिर कला का विकास यानी जो, और इसी के साथ जो मूर्तियां थी, मूर्तियों की कला का विकास भी अपने चरम पर पहुंचा। और इस समय देवी देवताओं की मूर्तियां प्रमुखता से बनाई गई। सभी देवताओं की, शिव की मूर्ति, ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, सारे जो 10 अवतार थे इन सब की मूर्तियाँ बनाई गई। और इस काल में जो बौद्ध और जैन धर्म थे, तो बौद्ध और जैन धर्म की मूर्तियों का भी अच्छा खासा विकास हुआ। और इनकी मूर्तियां बेसिकली जो मथुरा कला का विकास पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो उसी मथुरा कला को आगे बढ़ाते हुए बुद्ध और महावीर की मूर्तियों का भी विकास हुआ। एक तरीके से गुप्त काल के जो बाकी ब्राह्मण धर्म की जो देवी देवताओं की मूर्तियां थी उनमें भी मथुरा कला का ही प्रभाव आप कह सकते हैं कि बिल्कुल आध्यात्मिक थे, बहुत शारीरिक स्वस्थता पर नहीं, बिल्कुल एक जो थी कि मानसिक रूप से एक शांति प्रदान करने वाली जो मूर्तियां थीं वो इस समय बनती थी। उसमें आध्यात्मिकता दिखाई पड़ती है। जो गांधार कला में हम लोग देखते हैं शारीरिक स्वस्थता दिखाई देती है, जबकि मथुरा कला में आध्यात्मिकता। तो गुप्तों की जो मूर्ति थी, गुप्त काल की जो मूर्ति थी, वो इसी आध्यात्मिकता को ही प्रदर्शित करते हुए दिखाई पड़ती है। और इसी में सबसे बेस्ट, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो गुप्त काल की मूर्ति जो मिलती है वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है, जो सारनाथ के संग्रहालय में रखी हुई है। तो जो बुद्ध की सारनाथ के संग्रहालय में रखी हुई मूर्ति है वो पूरे विश्व में महात्मा बुद्ध की अब तक की सबसे बेहतरीन मूर्ति मानी जाती है। यानी इस काल में जो मूर्ति कला थी, जो स्टैचू था, वो अपने चरम पर पहुंचा। तो चाहे मूर्ति कला हो, चाहे स्थापत्य कला हो, इन सारी चीज़ों का विकास गुप्त काल में बहुत भारी मात्रा में हुआ। दूसरी बात करें कला में, जैसे मूर्ति कला की बात की, वही अगर बात करें चित्रकला, तो जो पेंटिंग थी, जो चित्रकला थी, तो चित्रकला की भी, तो जो चित्रकला था, तो इस चित्रकला का भी विकास गुप्त काल में हुआ। चित्रकला में जैसे हम लोग देखते हैं अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, बाघ गुफाएं। तो ये जो अजंता, एलोरा, बाघ की गुफाएं हैं, इनके ज़्यादातर चित्र गुप्त काल के ही माने जाते हैं। तो जो अजंता के चित्र हैं, तो अजंता में कुल 27 गुफाएं हैं, 27 केव्स हैं अजंता में। तो उसमें 3 गुफाएं ऐसी हैं जिसमें 16 नंबर, 17 नंबर और 19 नंबर। ये तीनों गुफाएं किस काल की हैं? गुप्त काल की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सारी गुप्त काल की नहीं हैं, केवल कौन सी हैं? 16, 17 और 19। बाकी सब उसके पहले और उसके बाद के हैं। अजंता गुफा जो एक समय में थी, बहुत लंबे समय तक बनी। तो इस अजंता की गुफाओं में कौन कौन सी? 16, 17 और 19 नंबर की गुफा जो थी ये गुप्त काल की मानी जाती है। और इसमें ज़्यादातर धार्मिक विषय, जो रिलीजियस चीज़ें हैं, उसी पर चित्रकारी मिलती है। और जो सबसे अच्छा जो कलात्मक चित्र माना जाता है, गुफा नंबर 17 में जो मरणासन राजकुमारी का चित्र है, वो बड़ा कलात्मक माना जाता है। और जो बाघ की ये और जो एलोरा गुफाएं हैं, ये जैन धर्म से ज़्यादातर संबंधित थी। और जो बाघ गुफाएं हैं, ये धार्मिक नहीं थी, ये लौकिक जीवन, जो प्रैक्टिकल हमारी लाइफ होती है, उससे जुड़ी हुई गुफाएँ मानी जाती हैं बाघ की गुफाएँ। ठीक, चलिए, तो इस समय जो चित्रकला थी, चाहे मूर्तिकला थी, हर एक क्षेत्र में व्यापक रूप से विकास हुआ।
इस गुप्त काल में जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ, सबसे ज़्यादा हम लोग जो डेवलपमेंट देखते हैं वो साहित्य के क्षेत्र में देखते हैं, लिटरेचर। और लिटरेचर साहित्य में भी स्पेशली जो संस्कृत साहित्य है, और किसी मामले में गुप्त काल स्वर्णकाल हो या ना हो इस पर थोड़ा बहुत विवाद इतिहासकारों में है, लेकिन लिटरेचर के मामले में, स्पेशली संस्कृत लिटरेचर के मामले में गुप्त काल हमारे भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल है। इसके मामले में किसी इतिहासकार को कोई डाउट नहीं, ये सर्वमान्य, क्योंकि जितनी ज़्यादा संस्कृत किताबें गुप्त काल में लिखी गई उतना कभी भारत में नहीं लिखा गया। तो संस्कृत का समझ लिया एकदम चरम हो चुका था। तो इस समय जितने साहित्य लिखे गए स्पेशली संस्कृत के, वो हमारे भारत में कहीं नहीं लिखे। स्पेशली जैसे हम बात करें कालिदास की, तो कालिदास के जो बड़े बड़े जो कृतियां हैं, जैसे मालविका अग्निमित्रम है, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा बताई गई। विक्रम उर्वशी है, विक्रमादित्य और उर्वशी की प्रेम कथा बताई गई। अभिज्ञान शाकुंतलम है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। फिर ऋतु संहारम है, मेघदूतम है, कुमार संभव है, रघुवंशम है। तो ये सब अलग अलग लिटरेचर, अलग अलग साहित्य जो थे, ये सारी किताबें मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशी, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव, ये सारी किताबें किसके हैं? महाकवि कालिदास, जिनको इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है। आपको बताया था पिछले वीडियो में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में वो रहा करते थे। इसके अलावा भी और कई सारे साहित्यकार रहे हैं, जिसमें एक प्रमुख रचना मानी जाती है मृच्छकटिकम। तो जो मृच्छकटिकम है, इस मृच्छकटिकम के लेखक थे शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? शूद्रक। तो इसमें जो नायक ब्राह्मण था वो चारुदत्त था, वो गरीब ब्राह्मण था, वो वसंत सेना के प्रेम में पड़ जाता है, तो उसी की कथा लिखी शूद्रक ने। इसके अलावा एक और पुस्तक मिलती है जो बहुत, देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, ठीक। तो जो देवी चंद्रगुप्तम है, ये विशाख दत्त का नाटक है, विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम। तो इसमें देवी चंद्रगुप्तम में, जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि रामगुप्त के बारे में बताया गया कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कैसे अपने भाई से अपनी सत्ता का अधिग्रहण किया था और अपनी भाभी शादी की थी, ठीक। इसके अलावा मुद्रा राक्षस, तो जो मुद्रा राक्षस है ये भी विशाख दत्त की रचना है। और इसी मुद्रा राक्षस में जो गुप्त मौर्य सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको बताया था। तो उस चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे सत्ता हासिल की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे सत्ता हासिल की थी, इस बात की जानकारी किस किताब से मिलती है? मुद्रा राक्षस से मिलती है। इसके अलावा एक और प्रमुख नाटक था स्वप्न वासवदत्ता। तो जो स्वप्न वासवदत्ता था, ये भी एक नाटक यानी ड्रामा शैली में लिखा गया। इसके जो लेखक थे स्वप्न वासवदत्ता के, ये भास थे। भास ने स्वप्न वासवदत्ता लिखी। इसी भास ने एक और कृति, एक और बहुत महत्वपूर्ण कृति लिखी थी, चारुदत्त। तो जो चारुदत्तम था, चारुदत्त या चारुदत्तम, ये भी भास की ही रचना मानी जाती है। इसके अलावा दश कुमार चरित, दश कुमार चरित और काव्य दर्शन। तो दश कुमार चरित और काव्य दर्शन नामक जो पुस्तकें हैं, ये दंडी ने लिखी थी, दंडिन ने। तो दंडिन का जो नाटक है, इसमें एक व्याकरण बहुत ही शुद्ध रूप से, शुद्ध जो व्याकरण है उसकी बहुत ही व्यापक रूप से चर्चा मिलती है। इसके अलावा भारवी ने लिखी किरातार्जुनी, किरातार्जुनी। ये जो किरातार्जुनी पुस्तक है, ये भारवी की रचना है। तो इस किरातार्जुनी में किरात वेशधारी शिव और अर्जुन के बीच संघर्ष दिखाई देता है। तो जो किरात वेशधारी शिव और अर्जुन के बीच संघर्ष का जो नाट्य रूप में वर्णन किया है, वो भारतीय सारे नाटक हैं, ड्रामाज हैं, ठीक है। इसके अलावा वत्स भट्टी ने रावणवध। तो रावणवध नामक किताब थी, वो किसने लिखी? वत्स भट्टी ने, रावणवध, वत्स भट्टी, ठीक। फिर और भी कई सारी पुस्तकें इस काल की मानी जाती हैं, जैसे बृहद संहिता थी, बृहद संहिता वारामिहिर ने लिखी। पंचतंत्र एक प्रमुख पुस्तक है। तो जो पंचतंत्र है, इसके जो रचयिता थे ये थे विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा ने क्या लिखी थी? पंचतंत्र।
तो ये जो इस समय के जो बड़े बड़े साहित्य थे ये सब संस्कृत साहित्य थे, लेकिन इन साहित्यों में एक समस्या देखी जाती है कि ज़्यादातर जो साहित्य थे वो अपर क्लास के थे, यानी राजाओं के, रानियों के, इन्हीं दरबारी चित्रण, बड़े बड़े व्यापारियों की कहानी मिलती है। इसमें आम जनता की स्थिति को बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया गया। इसमें केवल एक पुस्तक है मृच्छकटिकम, जो शूद्रक की रचना है। तो इस मृच्छकटिकम में एक गरीब ब्राह्मण जो था चारुदत्त के बारे में बातचीत की गई है, उसको नायक माना गया है जो गरीब है। नहीं तो ज़्यादातर में आप नायक देखेंगे बड़े बड़े राजा या देवी देवताओं को ही माना गया है। आम आदमी या आम जनता या गरीब मजदूर या शूद्र वर्ग इनमें नहीं मिलता। ये एक गुप्तकालीन साहित्यों की समस्या देखी जाती है। और दूसरी एक और समस्या है कि इसमें भी वर्ण व्यवस्था, यानी जो हमारी जाति व्यवस्था थी उसका ध्यान रखा गया था कि इसमें जितने भी इनके जो कैरेक्टर्स होते थे, तो इसमें जो ब्राह्मण कैरेक्टर होते थे, तो ब्राह्मण क्षेत्र होते थे वो संस्कृत बोलते थे, और जो शूद्र होते थे वो पाली भाषा में बोलते थे। तो ये दिखाया जाता है कि ब्राह्मणों और शूद्रों की स्थिति में कितना अंतर इस काल में दिखता है। कि ब्राह्मण लोग होंगे वो विद्वान होंगे तो अच्छी भाषा में बोलेंगे, संस्कृत जो देवताओं की भाषा है, और आम जनता जो शूद्र है, जो गरीब लोग हैं, वो पाली में बात करते हैं। तो इसमें भी पूरा एक क्लास डिफरेंस जिसको बोलते हैं, वर्ग विभेद, ये बहुत साफ साफ इस गुप्तकालीन साहित्यों में हमें दिखाई पड़ता है। ठीक, चलिए अब इसके अलावा ये जो गुप्तकालीन साहित्य यानी, और इस साहित्यों में जो सबसे बड़ा साहित्य हमारा भंडार जो तैयार हुआ वो थे हमारे दोनों महाकाव्य, रामायण और महाभारत। तो ध्यान रखेंगे जो रामायण और महाभारत हमारे महाकाव्य हैं, तो इस रामायण और महाभारत का जो रचना काल है ये इसी गुप्त काल का माना जाता है। यानी गुप्त काल में ये पूरी हुई थी, गुप्त काल में लिखी नहीं गई थी, इसकी रचना काल माना जाता है। रामायण महाभारत 1st सेंचुरी BC यानी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लिखे जाने प्रारंभ हुई और गुप्त काल तक आते आते पूरी होंगी। और इनका रचना काल लगभग 350 से 400 साल माना जाता है कि 350 से 400 साल लगे इनको पूरा होने में, जिसमें रामायण महाभारत की तुलना में थोड़ी पुरानी है, महाभारत थोड़ा बाद का है। तो इन महाकाव्यों का भी विकास हुआ। विकास होने का मतलब है कि जैसे महाभारत था तो महाभारत को पहले संहिता बोलते थे, उसमें कुछ 100 श्लोक था, फिर उसका नाम हुआ जय संहिता। जय संहिता में कुछ 1000 श्लोक हुए, फिर जय संहिता से भारत हुआ, भारत में 10,000 श्लोक हुए, फिर भारत से ये महाभारत हुआ जिसमें फिर 1 लाख श्लोक हुए। तो यही महाभारत जो है इसका पहले नाम क्या था? जय संहिता था। तो संहिता से जय संहिता से जय संहिता से भारत, भारत से फिर महाभारत। तो ये क्रमशः एक क्रमिक हमारे समाज का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो दिखाता है ये महाभारत। समाज का विकास का मतलब है कि जैसे जैसे हमारे समाज विकसित होता चला गया, उसमें नई नई चीज़ें जुड़ती चली गई, तो उन्हीं चीज़ों को हमारे इस जो महाकाव्य हैं उनमें जोड़ते चले गए और कहानियाँ जुड़ते लगभग 350-400 साल में ये महाकाव्य तैयार हुए। तो जो रामायण और महाभारत हम लोग पढ़ते हैं, टीवी सीरियल भी आजकल टीवी पर चल रहा है, तो इन रामायण महाभारत में जो हमें दिखाई पड़ता है, जो हमें समझ में आता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो शिक्षा हमें मिलती है वो इस समाज के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि समाज में इतनी जो चुनौतियां हैं, समाज में इतने सारे जो कार्य हैं, उनको समन्वित करते हुए कैसे हम अपने समाज को लेके आगे जाएंगे, हमारा जीवन कैसे आगे जाएगा। ये रामायण और महाभारत और कुछ नहीं, हमारे जीवन को दिखाता है कि हमारे जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और कैसे उन समस्याओं से जूझते हुए हम आगे जा सकते हैं। ठीक, तो हमारे जीवन के जितने भी पहलू हैं, जितने भी पक्ष हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उन सारे की चर्चा इस रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में मिलती है कि जैसे दोस्त कैसा हो, दुश्मन कैसा हो, युद्ध कैसा हो, मंत्री कैसा हो, राजा हो, शत्रु हो, सबके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। ठीक, अगर कोई अच्छा कैरेक्टर है तो उसके अंदर भी कुछ कमजोरियाँ बताई गई हैं कि, और जो जो खराब कैरेक्टर है, जैसे रामायण में रावण नाम का एक कैरेक्टर, वो बहुत खराब कैरेक्टर है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ अच्छी बातें डाली गई हैं कि वो भी पूजा करता है, वो भी भक्त है, वो भी यज्ञ वगैरह करता है, ठीक, पूजा पाठ करता है। तो जो बुरा है उसके अंदर कुछ अच्छी बात है, जो अच्छा है उसके अंदर कुछ बुरी बात है। तो कोई सबसे अच्छा नहीं है, कोई सबसे बुरा नहीं, अच्छे के अंदर बुरी, बुरी के अंदर अच्छी, सारी चीज़ों को लेकर समाज को कैसे हम आगे बढ़ें, यही चीज़ें इस रामायण और महाभारत की कहानियों में हमें बताया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें जो थी ये गुप्तकालीन साहित्य को, अपने गुप्तकालीन साहित्य के चरम को दिखाती हैं। जो पीक था, जो जेनिथ था, वो इसी साहित्यों के माध्यम से हमें पता चलता है कि इस समय का समाज किस स्तर तक पहुँच चुका था। ठीक, चलिए, ये तो रही गुप्तकालीन साहित्य की बात। अब इस गुप्तकाल के समाज की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो गुप्तकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति में हम लोग गिरावट देखते हैं। हालांकि कुछ महिलाओं की स्थिति थोड़ी डिक्लाइन करती है, गिरावट देखी जाती है। हालांकि कुछ महिला विदुषियों के नाम मिलते हैं, जैसे जो
विद्योत्मा नाम की विदुषी मिलती है जो कालिदास से शास्त्रार्थ करती है। ठीक है, तो एक दो विदुषियों का नाम मिलता जरूर है, लेकिन उस समय एक दो महिलाओं को का व्याख्या कर देने से पूरे समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में व्याख्या करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन महिलाओं के ऊपर जो प्रतिबंध थे, जो सती प्रथा थे, जो पर्दा प्रथा थी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब दिखाई पड़ते हैं। महिलाओं की शिक्षा दीक्षा में भी अब कमी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, यानी महिलाओं की स्थिति में ऋग्वैदिक काल की तुलना में काफ़ी गिरावट इस काल में आती है। इस काल में हमारे समाज में जो जाति व्यवस्था थी, जो कास्ट सिस्टम था, वो अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। आपको बताया था कि जाति व्यवस्था थी, जो कास्ट सिस्टम था, वो ऋग्वैदिक काल में नहीं था, उत्तर वैदिक काल यानी 1000 BC में शुरू हुआ। पहले बताया था 4 वर्ण थे, 4 वर्ण फिर 4 जातियाँ बनी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर धीरे धीरे करके जातियों में नई नई उपजातियों का विकास हुआ। तो ढेर सारी जो जातियों का विकास हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल में, पोस्ट वैदिक एज में, जो पिछले वीडियोस में आपको बताए थे, उनकी जो शुरुआत होती है वो गुप्त काल तक आते आते पूरी हो जाती है। यानी यहाँ तक हमारा जो समाज था, हमारी जो सोसाइटी थी, उसका जो कास्ट सिस्टम था वो बिल्कुल मैच्योर, परिपूर्ण हो चुका था। अब उसमें कोई भी कमी नहीं रह गई थी। ठीक, और इसी समय हमारी जाति व्यवस्था में, हमारे समाज में एक नए वर्ग, फिर बाद में जाति के रूप में उदय होता है कायस्थों का। तो ये जो कायस्थों का उद्भव हुआ भारत में, जो कायस्थ उभरे, तो कायस्थ वर्ग ध्यान रखेंगे, कायस्थों का जो उद्भव हुआ ये गुप्त काल का माना जाता है। तो जो कायस्थ थे, लिखा पढ़ी वाला जो वर्ग होता है, जो मुनि जी नहीं होते, श्रीवास्तव जी, सिन्हा जी, मुंशी जी टाइप के लोग, तो ये कायस्थ कहे जाते थे। कायस्थों का उद्भव गुप्त काल में है। और सबसे पहले एक ज्वालोपनिषद है, तो उस ज्वालोपनिषद में सबसे पहले कायस्थों का वर्णन मिलता है। ये लोग पहले एक वर्ग के रूप में उभरे, लिखा पढ़ी का काम करते थे, मुनि का काम, फिर धीरे धीरे यही कायस्थ थे, ये जाति में बदल गए। तो शुरुआत में जब कायस्थ उभरे, तो कायस्थ क्योंकि हिसाब किताब और मुनीबी करने में, लिखा पढ़ी में बहुत तेज होते थे, तो ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। लेकिन उस समय जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो एजुकेशन सिस्टम था, उस शिक्षा व्यवस्था पर ब्राह्मणों का एकाधिकार हुआ करता था, ब्राह्मण मोनोपोली हुआ करती है, ब्राह्मणों की मोनोपोली थी। और धीरे धीरे कायस्थ उस शिक्षा व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो इसलिए ब्राह्मणों को लगा कि कहीं ये कायस्थ हमको रिप्लेस न कर दे अपनी व्यवस्था से, तो इसलिए ब्राह्मणों ने उन्हें दबाने की कोशिश की। तो शुरुआत में ब्राह्मणों और कायस्थों में क्लैश, एक संघर्ष की स्थिति देखी गई कि एक संघर्ष हुआ। लेकिन शुरुआती दौर में इस संघर्ष में भारी पड़े ब्राह्मण, क्योंकि जो व्यवस्थाकार लोग होते थे, जो सिस्टम बनाने वाले लोग होते थे, वो ब्राह्मण ही होते थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने संघर्ष के चक्कर में इन कायस्थों को शूद्रों की श्रेणी में डाल दिया कि बेटा हमको रिप्लेस करोगे, तुमको तो शूद्र बना के छोड़ेंगे। तो शुरुआत में इन लोगों ने क्या किया कि जो कायस्थ थे, इनको शूद्रों की श्रेणी में डाल दिया गया। लेकिन फिर बाद में कायस्थों ने धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड किया और अपनी स्थिति को बड़ा किया। अब क्योंकि जो मुनीब जी हैं वो किसके पास बैठेंगे, वो सेठ जी के पास ही बैठेंगे। तो सेठ जी के पास बैठ के हिसाब किताब लगाएंगे। जब हिसाब किताब लगाएंगे तो उनको बताएंगे ना कि भाई आपके बगल में हम हिसाब किताब दे रहे हैं और हमको बताइए सब शूद्र बना के छोड़े हैं। या खजांची हो राजा साहब के बगल में बैठ के, राजा के बगल में बैठ के हिसाब किताब देगा। अब राजा साहब के बगल में हिसाब किताब देगा तो उनको भी तो समझाएगा भाई, उनका संपर्क हमेशा उच्च वर्ण से होता था। तो इसलिए धीरे धीरे कायस्थों ने अपने आप को अपग्रेड किया और वो अपने आप को वैश्यों की श्रेणी तक लेके आए। यानी अगर आप ब्राह्मण हैं या कायस्थ हैं, तो आपकी ब्राह्मण या कायस्थ से अगर दोस्ती है तो समझ लीजिए बिल्कुल मतलबी दोस्ती है। नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, फ्रॉम द बिगिनिंग, उद्भव से ही, जब से इनका जन्म हुआ तब से ब्राह्मण और कायस्थ एक दूसरे के बिल्कुल कट्टर शत्रु थे। ठीक है, खैर, तो ये जो जातिगत जो कॉम्प्लिकेशन, जो जटिलताएं हैं, ये सब इसी गुप्त काल में हमें दिखाई देती हैं। इस गुप्त काल में जो विकसित होता है हमारा धर्म का भी विकास काफ़ी हुआ। इस समय जो गुप्तकालीन जो शासक होते थे, शुरुआती गुप्तकालीन शासक में जो शासक होते थे, वो लोग वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के फॉलोअर थे। इसका जो पता चलता है कि लोग वैष्णव धर्म को कितना मान्यता देते थे, वो इनके राजकीय चिन्ह से ही पता चलता है। जो गुप्त लोग थे, गुप्त शासक थे, इनके जो अभिलेख थे या इनके जो सिक्के मिलते हैं, तो इनका जो राजकीय चिन्ह था वो गरुड़ था। यानी गुप्तों का जो एम्बलम था क्या था, गरुड़ होता था। गरुड़ ही इनका राजकीय चिन्ह होता था और गरुड़ विष्णु देवता की सवारी मानी जाती है। तो इसलिए जो प्रारंभिक गुप्त शासक थे वो लोग वैष्णव थे। बाद में कुछ एक जो गुप्त शासक थे, स्कंदगुप्त वगैरह वैश्य थे। बौद्धों को, यानी बौद्ध धर्म को, इन गुप्त शासकों ने, प्रारंभिक गुप्त शासकों ने, जो बड़े साम्राज्य निर्माता रहे, उन लोगों ने ज़्यादा प्रश्रय नहीं दिया। यानी इस समय बौद्ध धर्म के बजाय जो वैष्णव धर्म था उसको ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से ये लोग विस्तार देते हैं। ठीक, और इसमें भी जैसे जो वासुदेव धर्म था, वासुदेव जो 1st सेंचुरी BC में वासुदेव धर्म का जो उद्भव होता है, तो उसी में
बाद में विष्णुकुल के कृष्ण का उदय होता है और फिर बाद में गुप्त काल तक आते आते कृष्ण का जो समन्वय है वो विष्णु के साथ कर दिया जाता है और विष्णु के एक अवतार के रूप में दिखाई पड़ता है। और फिर 6th सेंचुरी आते आते 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते ये जो कृष्ण थे और विष्णु थे ये त्रिदेव में शामिल हो जाते हैं। जो त्रिदेव की संकल्पना हम सुनते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, तो जो त्रिदेव की परिकल्पना है ये हमारे यहाँ कब आई? 6th सेंचुरी में आई, 6वीं शताब्दी ईस्वी में आती है, ठीक है। तो इसमें जो विष्णु शामिल होते हैं वो लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आ जाते हैं, ठीक। और इसी गुप्त काल में विष्णु की जो अवतार की परिकल्पना थी, जो 10 अवतार थे, ये सब इसी काल में दिखाई पड़ते हैं। तो जो देवी देवताओं के जो विकास का काल था वो इसी गुप्त काल को ही माना जाता है। तो वर्तमान समय के जितने भी देवी देवता आप देखते हैं इन सब का विकास इसी गुप्त काल में हम पाते हैं, ठीक है। तो इस समय तक आते आते हमारी देवी देवताओं का विकास पूरा होता है। और इसी काल में जो एक हिनोथिज्म की प्रवृत्ति जो देवताओं में दिखाई देती है, यानी ढेर सारे देवी देवता होते थे, तो जिस देवता की ये लोग पूजा करते थे उसी को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और बाकी देवताओं को उनसे हीन समझते थे। अभी जैसे जिस देवता की पूजा करेंगे, जब गणेश देवता की पूजा करेंगे तो गणेश को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, बाकी लोगों को उनसे कमतर आंका जाता है। या जब शिव की उपासना करते हैं तो शिव को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो जिस देवता की पूजा करना उसी को सर्वश्रेष्ठ मानना, ये चीज़ों की जो प्रवृत्ति थी हिनोथिज्म कही जाती है। और ये जो हिनोथिज्म था ये गुप्त काल में बहुत प्रभावशाली ढंग से हमें दिखाई पड़ता है, ठीक। चलिए, अब ये जो गुप्तकालीन जो व्यवस्था थी इसमें जो हम लोग चाहे अर्थव्यवस्था देखें, चाहे समाज देखें, चाहे धर्म देखें, चाहे कला संस्कृति देखें, चाहे साहित्य देखें, हर एक क्षेत्र में व्यापक विकास हुआ। लेकिन गुप्तों के काल की जो सबसे बेहतरीन चीज़ थी वो इनके लोगों की जो सबसे बेस्ट इनको गोल्डन पीरियड बनाती है वो थी इस काल के लोगों की जो सोच थी, जो थिंकिंग थी। गुप्तकालीन लोग समाज जो था, गुप्तकालीन जो लोग थे, इनकी सोच जो थी बहुत प्रोग्रेसिव सोच थी। प्रोग्रेसिव सोच का मतलब होता है प्रगतिशील। ये अपने से समय के आगे की सोचते थे। आगे की सोचने का मतलब है जैसे वर्तमान समय में हमारे आप बड़े बुजुर्गों से बात करेंगे तो वो लोग थोड़ा पीछे चले जाते हैं, भूतकाल में, पास्ट टेंस की बात करते हैं। आप किसी बड़े बुजुर्ग से बात करेंगे, 10 मिनट बात करेंगे, 11 मिनट पहुँच जाएंगे, हमारा ज़माना बड़ा अच्छा था, पुराना ज़माना बड़ा अच्छा था, ये ज़माना तो बिल्कुल बेकार है, आगे वाला ज़माना तो बिल्कुल सड़ा हुआ है, ख़त्म है, आगे तो कुछ है नहीं, बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा है, ठीक। तो जो भूतकाल में चले जाते हैं ना, पास्ट टेंस, तो भूत टाइप के लोग होते हैं, उनको भूतकाल में ही बड़ा मजा आता है। जैसे कहा जाता है ना, गाँव देहात में कि जो भूत होते हैं भूतों के पैर उल्टा होता है। तो भूत टाइप के लोग होते हैं जो पुराने ज़माने को बड़ा अच्छा मानते हैं, आगे के ज़माने को लोग कुछ नहीं मानते, वर्तमान ज़माना तो उनके लिए बेकार होता है। लेकिन गुप्त काल में ऐसा नहीं था। गुप्तकालीन जो लोग थे जो वो बहुत प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, यानी अपने से पहले की नहीं, अपने से बाद की सोचते थे। यानी इनका जो सोच थी, जो इनकी विचार थे, वो सब बाद के दिखाई देते हैं। फ्यूचरिस्टिक इनका अप्रोच दिखाई पड़ता है। इस समय जितने भी पुराण लिखे गए, पुराण सब भविष्य काल में लिखे गए, फ्यूचर टेंस में लिखे गए, यानी जो बाद के समय में होने वाला है वो चीज़ें लिखी गई। तो इससे इनके प्रगतिशील अप्रोच की चर्चा मिलती है। प्रोग्रेसिव अप्रोच हमें दिखाई पड़ता है। प्रोग्रेसिव अप्रोच का मतलब है कि जैसे इस समय के साहित्यों में हम लोग पाते हैं कि जैसे रामायण में हम लोग देखते हैं कि रामचंद्र जी लंका से फाइनली अयोध्या लौटते हैं। अब रामचंद्र जी लंका से अयोध्या लौटते हैं तो भले ही किसी साधन से लौट के आए हैं, लेकिन उसमें व्याख्या की गई कि उड़न खटोले की परिकल्पना की गई कि वो उड़न खटोले में उड़ के अपने परिवार के साथ एक जगह से लंका से अयोध्या वापस आते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट उस समय भले ही प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज हवाई जहाज़ों में, एयरप्लेन्स में, हेलीकॉप्टर्स में हम उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकते हैं, ठीक। या आप देखते हैं कि महाभारत में अर्जुन एक तीर मारते हैं, एक तीर में से 50 तीर निकलता है और 50 तीर निकल के अलग अलग लोगों को जाके हिट करता है। उसमें भले ही लाठी डंडे तीर तलवार से मारामारी होती है, लेकिन उस समय लोगों के दिमाग में जो कॉन्सेप्ट था वो क्लस्टर बमों का कॉन्सेप्ट था। क्लस्टर बम जैसे आज छोड़े जाते हैं कि एक बम छोड़ा गया, उसमें से 50 निकले, 50 जगह जाके हिट किया। तो भले ही तीर तलवार चलता था, लेकिन दिमाग में क्लस्टर बम का कॉन्सेप्ट चलता है। या रामायण में आप देखते हैं कि रामचंद्र जी तीर का संहार करते हैं कि समुद्र से नाराज हो जाते हैं कि समुद्र को मारेंगे, और जैसे तीर का संहार करने वाले आते तब तक समुद्र आके माफ़ी मांग लेता, सॉरी बोल देता कि गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, ठीक। लेकिन उसके बाद उन्होंने तीर छोड़ा और उसका टारगेट चेंज कर दिया। पहले समुद्र टारगेट था, अब उसका टारगेट चेंज कर दिया। यानी हथियार फेंकने के बाद उसका टारगेट चेंज कर दिया गया। अब उस समय भले प्रैक्टिकली ना पॉसिबल हो, लेकिन आज के समय में प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ये गाइडेड मिसाइलें होती हैं कि कैसे एक जगह से कैसे टारगेट मिसाइलें छोड़ी जाती हैं और टारगेट चेंज होने के बावजूद मिसाइलें अपने टारगेट को ढूंढ के हिट करती हैं। तो उस समय भी गाइडेड मिसाइलों का कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था। तो ये उनकी वैज्ञानिक सोच, प्रोग्रेसिव सोच के बारे में दिखाई पड़ता है। आप कालिदास का
पढ़ेंगे मेघदूतम, तो कालिदास मेघदूतम बताता है कैसे विरहिणी अपना संदेश बादलों को दूत बना के वायु के माध्यम से उत्तर से दक्षिण तक अपना संदेश भेजती है, और जिसको वो अपना संदेश भेजती है एग्जैक्टली उसी को संदेश सुनाई देता है, और बादल वायु के माध्यम से उसका संदेश वापस लेके आते हैं और वापस इस विरहिणी को दक्षिण में बैठे विरही के संदेश को ये सुनाते हैं उनके कान में। तो जिसको भेजा जाता है केवल वही सुनता है, और उत्तर में बैठा हुआ विरहिणी दक्षिण में बैठे हुए अपने विरही से बिल्कुल साफ साफ बातचीत करते हैं। मोबाइल पे लोग बातचीत कर रहे थे। और अंतिम दृश्यों में जो मेघदूतम दिखाता है कि दक्षिण से बादल वापस आते हैं और विरहिणी को बिल्कुल वैसे ही दृश्य बादल बनते हैं और विजुलाइज करते हैं कि दक्षिण में क्या सीन चल रहा था, जैसे हम लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं। तो ये चीज़ें भले ही उस समय प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें थी जो उस समय लोगों ने लिखी, जो आज 1700-1800 साल बाद वो चीज़ें हकीकत में बदल पाई है, वो चीज़ें हमें प्रैक्टिकली दिखाई पड़ती हैं। तो ये लोग अपने ज़माने के पीछे नहीं चलते थे, हमेशा अपने से 1600-1700 साल बाद के चलते थे। ठीक, जैसे आज के ज़माने के लोग हैं, बड़े बुजुर्गों से बात करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, फिर बोले हमारा ज़माना तो बड़ा अच्छा था, अभी का ज़माना तो बिल्कुल बेकार है, आगे का ज़माना बिल्कुल ख़राब है। तो ऐसे भूत टाइप के लोग होते हैं जो भूतकाल में जिंदा रहना पसंद करते हैं, जबकि जीवन क्या है, भविष्य में है, फ्यूचर में है, आपको आगे चलना। तो आगे का जीवन हमें आगे को अच्छा बनाना होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस गुप्त काल को हमारे भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ठीक, अब इसी गुप्त काल के बाद फिर से भारत की जो केंद्रीय सत्ता थी, बड़ा साम्राज्य था, वो गुप्तों के बाद टूट के बिखरा और भारत कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा। अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा, फिर क्या हुआ, कैसे राजनीतिक विकेंद्रीकरण हुआ, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं गुप्तों